के साथ हूं मैं राजीव शर्मा। धरती की हर हलचल पर अंतरिक्ष से अब पैनी नजर रखने वाले सैटेलाइट का नाम है निसार। निसार इस नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से बने सैटेलाइट से दुनिया राहत की सांस ले रही है। 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 पर नासा इसरो निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और 30 जुलाई को ही रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बड़ा भूकंप आया। यही समझ लीजिए कि निसार ऐसे ही खतरों, चाहे वो भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड, बाढ़ हो, पहले से जानकारी देगा और दुनिया में अलग अलग देशों की सरकारें ज्यादा आसानी से राहत बचाव के काम कर पाएंगी। निसार में लगा रडार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार है। ये पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी माप सकता है, जो 1 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। यह रडार पूरी तरह पृथ्वी का नक्शा तैयार करेगा। इस मिशन का लक्ष्य है पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को बारीकी से देखना। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी पृथ्वी कैसे बदल रही है। इसरो और नासा का यह साझा प्रयास पृथ्वी के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बनाएगा। निसार कक्षा में स्थापित हो चुका है। हर 12 दिन के बाद ये धरती का चक्कर लगाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट है जो 2 तरह के रडार से लैस है। ये जंगलों के ऊपर से भी जमीन के अंदर की हलचल दे सकता है। इसमें धरती को देखने के लिए 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले रडार, L बैंड नासा का और इसरो का S बैंड इस्तेमाल होगा। रडार को नासा की 12 मीटर की एंटीना से चलाया जाएगा जो इसरो के I-3 के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है। इस सैटेलाइट से भारत के जल प्रबंधन और कृषि प्रबंधन में भी बड़ी मदद मिलने वाली है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, अनुपम अद्भुत सैटेलाइट निसार। बड़े भूकंप सुनामी से पहले बजेगा खतरे का सायरन। बड़े खतरों से निपटने में कारगर, लागत $1.5 बिलियन। 30 जुलाई 2025 का दिन भारत और दुनिया के लिए ऐसा ऐतिहासिक दिन बन गया जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। इसी दिन निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो और नासा की साझेदारी ने एक ऐसा सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजा जो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी दे देगा। इसी कारण इसे धरती का MRI स्कैनर भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह धरती की सतह की इतनी बारीक तस्वीरें ले सकता है कि सेंटीमीटर के बदलाव भी यह पकड़ लेता है। यही समझिए कि नासा और इसरो ने मिलकर वो काम कर दिया है जिससे पूरी दुनिया अब राहत की सांस ले रही है। निसार के लॉन्च होने से अब काम चटका जैसे भूकंप, सुनामी से पहले खतरे का सायरन बजने लगेगा और समय से पहले लोग सचेत हो जाएंगे। सरकारें राहत और बचाव का काम ज्यादा आसानी से कर पाएंगी। निसार की सफल लॉन्चिंग भारत और दुनिया के लिए ऐसी बड़ी उपलब्धि है कि यह बड़ी आपदाओं से दुनिया को ज्यादा सक्षम तरीके से बचा पाएगी। अब समय से पहले खबर मिलने से लाखों जिंदगियां बच पाएंगी। इसके दोहरे रडार, हर मौसम में काम करने की क्षमता और मुफ्त डेटा नीति इसे अनोखा बनाती है। भारत के लिए यह आपदा प्रबंधन, कृषि और जल प्रबंधन में गेम चेंजर साबित होने वाला है। Honorable members, it's a matter of great national pride that India has successfully launched the NASA ISRO synthetic aperture synthetic aperture radar NISAR satellite from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. आपको मालूम है कि 30 जुलाई 2025 को ही रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास ओखोटस्क सागर में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने 12 देशों रूस, जापान, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का, सोलोमन द्वीप, चिली, इक्वाडोर, पेरू, फिलीपींस, गुआम और न्यूजीलैंड में सुनामी का खतरा पैदा किया। इस भूकंप की ताकत हिरोशिमा जैसे
14,000 परमाणु बमों के बराबर थी। कुरिल द्वीपों में 5 मीटर ऊंची लहरें आ गई थी। फुकुशिमा जापान में लोग 2011 की सुनामी की याद से डर गए थे। ऐसी आपदाओं की पहले से खबर मिलना बहुत जरूरी है। यही काम निसार करेगा। यह सैटेलाइट भूकंप से पहले जमीन की हल्की हलचल को पकड़ सकता है। सुनामी की संभावना का ज्यादा आसानी से अनुमान लगा सकता है। जरा समझिए कि निसार आपदाओं की खबर पहले से कैसे देगा। भूकंप होने पर यह फॉल्ट लाइनों यानी धरती की दरारों में होने वाली छोटी हलचल को पकड़ लेता है। इससे भूकंप की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। सुनामी में भूकंप के बाद समुद्र की हलचल और तटीय बाढ़ को मॉनिटर करके यह सुनामी की चेतावनी पहले से दे देगा। ज्वालामुखी में यह ज्वालामुखी के नीचे की गतिविधियों या जमीन की सूजन को देखकर विस्फोट की खबर पहले दे पाएगा। लैंडस्लाइड और बाढ़ में यह पहाड़ों में मिट्टी की हलचल या नदियों के जलस्तर को मापकर लैंडस्लाइड और बाढ़ का अलर्ट पहले से दे देगा। भारत के लिए निसार क्यों जरूरी है, इसे समझिए। भारत में हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप, असम केरल में बाढ़ और उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी आपदाएं आम बात हैं। निसार इनका पहले से पता लगाकर जान माल बचाने में सहायता करेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में फसलों और मिट्टी की नमी की जानकारी से किसानों को फायदा पहुंचेगा। वाटर मैनेजमेंट में भूजल और नदियों के स्तर को मापकर पानी की कमी से निपटा जा सकेगा। तटीय सुरक्षा की बात करें तो तटीय कटाव और समुद्री बर्फ को ट्रैक करके समुद्री पर्यावरण यह बचा पाएगा। बता दें कि निसार को इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह पहली बार था जब GSLV ने सूर्य समकालिक कक्षा में सैटेलाइट भेजा। सैटेलाइट का वजन 2392। यह सैटेलाइट SUV जितना बड़ा है। लॉन्च को इसरो के YouTube चैनल पर लाखों लोगों ने लाइव देखा। पहले यह मिशन मार्च 2024 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन एंटीना के गर्म होने की समस्या के कारण इसे टाल दिया गया। नासा ने इसे बाद में ठीक कर दिया। अब यह मिशन पूरी तरह सफल है और दुनिया इसके लॉन्च होने से राहत की सांस ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, आनंद शर्मा जी, पूर्व वैज्ञानिक IMD इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, निसार के बारे में बात करने के लिए। नासा इसरो का ये जो अपर्चर रडार है, ये सैटेलाइट दुनिया में लगातार दहशत के बीच में जी रही जनता को कितनी ज्यादा मदद करने जा रहा है या कितनी ज्यादा मदद करेगा? पिछले कई दिनों से कई टेक्टोनिक्स फॉल्ट लाइन पर आ रहे भूकंप आते कहीं और हैं, डरती पूरी दुनिया है कि कहीं ये चीज कहीं और ना घटित हो जाए, या फिर भूकंप 8.8 का रूस अमेरिका के ठीक बीच आया कामचटका में, उससे सुनामी का अलर्ट जापान इंडोनेशिया तक देना पड़ा। निसार कितना बड़ा परिवर्तन ले आएगा आनंद जी? देखिए, ये ध्यान रख लें कि एक तो ये बहुत बड़ी जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है उसकी जो 2 बैंड भी हैं उसमें, L बैंड और S बैंड। L जो है कहते हैं आपका 24 सेंटीमीटर्स की वेवलेंथ है और S जो है 12 सेंटीमीटर का। ये दोनों ही जो है धरती के बिल्कुल बहुत छोटे से हिस्से को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग की बात हो, चाहे क्रायोस्फीयर यानी कि जो हमारा हिमालय पे स्नो कवर है उस सबको मॉनिटरिंग की बात हो, उसको ये अच्छे से मॉनिटर करेगा। और साइंटिस्ट उसको यदि रेगुलरली उसको मॉनिटर करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, और एक तरह से इनको एक इमरजेंसी सेंटर बनाना पड़ेगा। देखिए, डेटा तो बहुत आएगा और ये जितने भी हरकतें होती हैं हमारी जो पृथ्वी के नीचे, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो, उससे अर्थक्वेक जनरेट हो, या वोल्केनिक इरप्शन हो, या फिर आपका सुनामी हो, ये सब इतनी तेजी से होते हैं कि इसमें आपको समय नहीं मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिए। और खास कर यदि रात को, तो ये वहां पर आपको एकदम 24/7 एक टीम चाहिए होगी जो कि ये डेटा, जितना भी डेटा आ रहा है आपका, उसको तुरंत आपको एनालाइज करना है और वार्निंग इशू करनी है। दैट मीन इसको ऑटोमेशन करना पड़ेगा। यदि ये सब हम ऑटोमेशन कर लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी, इसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे मैंने बताया, सुनामी हो या अर्थक्वेक हो, इसका प्रेडिक्शन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और जो टाइम भी मिलता है, हार्डली आपको अर्थक्वेक के लिए
जस्ट फ्यू सेकेंड्स मिलते हैं। और यदि आप ऑटोमेशन किया हुआ है आपने कि ऑटोमेटिकली जैसे ही क्विक आया और सिग्नल गया आपके पास, तो आप ऑटोमेटिकली जो है आपकी एटॉमिक पावर स्टेशन बंद हो जाएंगे, मेट्रो ट्रेन बंद हो जाएंगी। तो ऑटोमेशन आपको करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रख लीजिए, अदरवाइज टाइम बहुत कम होता है। सिमिलरली सुनामी में आपको मात्र 10 से 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट। तो उसमें क्योंकि नीचे अर्थक्वेक आएगा पहले समुद्र में 6.5 और उससे ज्यादा, जैसे कि अभी 8.6 का आया था रशिया में, और उसके बाद फिर वेव जनरेट होंगी, तो ये समय बहुत कम रहता है। तो ऐसे में आप जो भी ऊपर से डिटेक्ट करेंगे सिंथेटिक अपर्चर रडार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके ऑपरेशनल एक आपके पास सेल होना बड़ा जरूरी है, इमरजेंसी सेंटर, जो उस डेटा को 24/7 रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर करे और उस जो मॉनिटरिंग करके जो सिग्नल मिल रहे हैं उसकी अर्ली वार्निंग जारी करे। और ये सब ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि समय नहीं होता इन सब चीजों में। और ध्यान रख लीजिए कि जो ये डेटा में प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है, सैटेलाइट का जो डेटा इमीडिएटली नहीं आपके पास आ जाता है। तो ये एक बड़ा जरूरी है कि डेटा प्रोसेस कितनी जल्दी हो रहा है, वो सारा सिंथेटिक अपर्चर रेडार का डेटा, और कितनी जल्दी वो पहुंच रहा है नीचे, और फिर वो कैसे मॉनिटरिंग हो रही है और कैसे उसको ऑटोमेशन लेके वार्निंग इशू हो रही है। तो ये थोड़ा अभी समझना पड़ेगा। अभी मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा है, पोस्टमार्टम के लिए बहुत बढ़िया है, मगर इसको ऑपरेशनल करना मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। और जैसे जैसे अब आगे कुछ घटनाएं घटेंगी और मॉनिटरिंग होगी और प्रेडिक्शन निकलेंगे, जब हमें समझ पाएगा, जैसा मुझे समझ आ रहा है अभी तक। आनंद जी, फिर ये माना जाए कि अगर इसको मॉनिटर करने के लिए ऑटोमेशन पे डालना होगा, कहीं भी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ये अगर 1 सेंटीमीटर तक की चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, दर्ज कर रहा है, लगातार हर 12 दिन के स्पैन पर करता रहेगा, तो अगर अभी नहीं तो आगे आने वाले दिनों में क्या इससे मिले हुए डाटास को एनालिसिस करके ये माना जा सकेगा कि कहीं पर अगर ये हलचल रिकॉर्ड हुई थी और इसके इतने दिनों बाद यहाँ पर अर्थक्वेक या कोई फलानी ऐसी चीज एक्टिविटी हुई, तो अगली बार अगर वैसी सिचुएशन होती है तो क्या एक ऐसी वार्निंग जारी की जा सकती है कि जिसमें लोग पहले से खुद को तैयार कर लें? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी तो इसकी मॉनिटरिंग जारी रहेगी, जो डेटा आएगा उसको एनालाइज किया जाएगा। जहां तक लैंडस्लाइड की बात है, शायद वहां काफी उपयोगी हो, क्योंकि जो ये थोड़ा ऊपर रहता है, हलचल जो दिख रही है कि धरती थोड़ी धंस रही है और कितने रेट से धंस रही है और कहाँ ये एक्टिविटी, मतलब कि रॉक्स में दरारें आई हुई हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए शायद ये ज्यादा सक्सेसफुल हो। और वहीं अर्थक्वेक की जहां तक बात हो तो सिंथेटिक अपर्चर रडार तो नीचे डीप अंदर तो जा नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और सब जो अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी जो डेवलपमेंट होती है वो सारी डीप होती है, मतलब काफी किलोमीटर नीचे होती है, कभी कभी तो 100 किलोमीटर नीचे भी होती है, और कभी सुपरफिशियल अर्थक्वेक हो तो 15-20 किलोमीटर। तो वहां मुझे डाउट लगता है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार इतना नीचे डीप जाकर उसको मतलब ढूंढ पाएगा। मगर ये डेफिनेटली है कि अभी ये डेटा मॉनिटरिंग शुरू होगी तो मालूम पड़ेगा कि इसकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, वीकनेसेस कैसी है, और किन चीजों को ये बेटर मॉनिटरिंग के लिए सक्षम है, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग हो, स्नो कवर हो, जहाँ कहीं एवलांच डेवलप हो रहा, उनमें शायद इसकी मदद ज्यादा हो। पर अर्थक्वेक और सुनामी में मुझे लगता है शायद इतना कारगर से मेरे हिसाब से अभी आई डोंट नो, अभी आगे जैसे जैसे ये हरकतें होंगी और फिर ये इसके रिजल्ट सामने आएंगे तो ज्यादा पता चलेगा, और डेटा इतना ज्यादा होगा तो उसको उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए आपको। इतने मतलब डेटा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा, बाइट्स का डेटा इकट्ठा होगा आपके पास, उस डेटा को समझना, अंडरस्टैंड करना, मॉनिटर करना, उसके बाद देखना क्या हो रहा है और उसकी अर्ली वार्निंग देना। तो इस समय मैंने जैसे बताया, ठीक है सर, ऑटोमेटिक करना होगा। औसतन हर 6 दिनों पर ये पृथ्वी के नमूने या पृथ्वी को मैप करेगा और उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसके डाटा नीचे कमांड सेंटर में भेजेगा। इस नासा इसरो का जो SAR है, ये मिशन, ये सैटेलाइट पृथ्वी पे या अर्थ पे जमीन पर बदलते हुए जो पूरा इकोसिस्टम है, मूवेबल जितनी भी जमीनें हैं, गतिशील सतहें यानी प्लेट्स जो हैं, या फिर बर्फ जो है, या वेदर है, समुद्र के स्तर में वृद्धि, प्राकृतिक खतरे, कई चीज़ों पे ये अपनी जानकारी जब देगा तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से सामने आएगी। करीब 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सैटेलाइट प्लेस किया गया है। लेकिन आनंद शर्मा जी,
ये सैटेलाइट उम्मीदों भरा नासा भी बता रहा है और इसरो भी उम्मीदों भरा बता रहा है। आपका कहना है कि इसका एनालिसिस अगर लगातार होता रहेगा तो हम इसका फायदा उठाने की स्थिति में होंगे। तो इसका मतलब ये माना जाए कि इससे आ रहा डेटा फ्री टू ऑल, ओपन टू ऑल होगा? जी, अभी तो जैसा कहा जा रहा है कि फ्री एक्सेस होगी, तो वो एक बहुत बढ़िया बात है। फ्री एक्सेस होगी तो सबसे बड़ी आज की खासियत ये है कि यदि गवर्नमेंट के पास कम लोग हैं तो कोई इशू नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आज बैठी हुई हैं, वो इसको एक्सेस करेंगी। इतने सारे जो है नए जैसे स्टार्टअप्स आ गए हैं आजकल, कोई भी स्टार्टअप इसको डेटा को ले सकता है और एप्लीकेशंस डेवलप कर सकता है। हो सकता है एक स्टार्टअप कहे कि भाई मैं सुनामी प्रेडिक्ट करूंगा इससे, एक स्टार्टअप कहेगा मैं इसके बारे में भूस्खलन के बारे में जानकारी दूंगा, दूसरा भूस्खलन कहेगा कि हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को इससे मॉनिटर करेंगे। तो इसमें जो है अपार संभावनाएं खुल गई हैं। मतलब कि आपके पास इतना डेटा होगा और हाई क्वालिटी डेटा होगा। सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट को प्रेरित करना है लोगों को कि भाई हम इसको फ्री एक्सेस दे रहे हैं डेटा की, आप इसको लीजिए और नए नए स्टार्टअप स्टार्ट करिए। और जितने भी हमारे हैजार्ड्स हैं, खतरे हैं हमें, चाहे वो जियो हैजार्ड्स हो चाहे मीटरोलॉजिकल हैजार्ड्स हो, इन सबको एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको पकड़ ले स्टार्टअप, और उसमें महारत हासिल करें और उसका एक्यूरेट मॉनिटरिंग और प्रेडिक्शन देंगे तो डेफिनेटली इसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे आने वाले समय में। वाकई फ्री टू ऑल अगर इसके डाटा का रिसेप्शन हर एक के पास हो जाता है तो वो स्थिति होगी। लेकिन उस स्थिति में क्या भारत का इसमें जो कॉस्ट फैक्टर आया है या नासा का कॉस्ट फैक्टर आया है, उसके लिए क्या कोई जगह नहीं? ये केवल पारस्परिक मदद के तौर पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? नहीं, देखिए सवाल तो ये है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जो ग्लोबल होती हैं, जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन है, ये चीजें इसमें एटमॉस्फेयर हैज नो बाउंड्रीज। तो कुछ जो एक्टिविटी पोल्यूशन हम यहाँ पैदा कर रहे हैं वो अफेक्ट कर रहा है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में जाकर। तो इसलिए पूरे ग्लोबल जो है एक सिस्टम है, तो इसमें नेचुरली डिफरेंट देशों का एक साथ आना और एक दूसरे को सहयोग करना, जिससे क्योंकि और ग्लोब है इतना बड़ा है और डेटा जो है इतना ज्यादा है, और उसको हम अकेले यदि कंट्रीज काम करेंगी तो शायद बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं आएंगे सामने। जैसे आपने देखा होगा एक कहते हैं आपके WMO में, मतलब सॉरी WMO कह रहा हूँ मैं, स्विट्जरलैंड में आपके जिनेवा में भी एक सेंटर है खुला हुआ है, CERN करके, CERN। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं और जितने भी रिसर्च हैं उस वहाँ इकट्ठे साइंटिस्ट सारे अपना मतलब कि पैसा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपना साइंटिफिक माइंड भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज की डेट है, आप कितने अच्छा कोलैबोरेशन करते हैं उस पर निर्भर करेगा। तो एक बड़ा अच्छा प्रयास है कि इस बार नासा और इसरो दोनों ने मिलकर ये प्रयास किया है और दोनों एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। इसमें मैं और ऐड करूंगा कि देखिए मौसम जो पूर्वानुमान है उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है और उसमें एक सैटेलाइट का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। आज हम सैटेलाइट से बैठे बैठे देख सकते हैं कि क्लाउड कहाँ मूव कर रहे हैं, विंड्स कहाँ कितनी स्पीड से चल रही हैं, पोल्यूटेंट्स कैसे हैं, स्नो कवर क्या है, फॉरेस्ट फायर कहाँ लगी हुई है, ओजोन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सैटेलाइट जितने भी, और हम ये और खासकर जो अब सिंथेटिक अपर्चर रडार आ गया है, ये तो एक्सेलेंट, इसकी तो कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मगर हाँ, जैसे मैंने बार बार कहा है कि अब आने वाले समय में इस डेटा को हम कैसे विभिन्न कंट्रीज में बैठे साइंटिस्ट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसका यूटिलाइज करती हैं और इसको ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, अर्ली वार्निंग में कन्वर्ट कर पाती हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। और डेफिनेटली फिर जितने भी हमारे जो खतरे हैं वो तो रहेंगे ही, पर हम उसको आपदा में परिवर्तित नहीं होने देंगे। आनंद जी, क्या निसार के जरिए आने वाली पिक्चर्स, आने वाला डेटा, आने वाली जो भी चीजें हैं वो क्या 3D मैपिंग के तौर पर होंगी? क्योंकि तभी शायद ज्यादा बेहतर पता चलेगा। जी बिल्कुल, अब तो जो डेटा सिंथेटिक अपर्चर रडार का जो डेटा है उसको आप आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर सब बने हैं, आप तो बिल्कुल 3D में देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट हो रही है। यदि मान लीजिए कोई साइक्लोन ही है तो कैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर है, क्लाउड स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको दिखाई देगा उसके अंदर। और आजकल इतने अच्छे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर्स पे आपके, और तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इसमें इंफॉर्मेशन होगी। और जरूरी नहीं है कि अंदर अर्थ के अंदर जो डीप अंदर हलचल हो रही है उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो कैसे सिंथेटिक अपर्चर रडार पकड़ पाएगा, शायद ना पकड़ पाए उसको। बस जो सतह के ऊपर की चीजें हैं उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग होगी और
डेफिनेटली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी मिलेगा और वो आपको इन सब जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं उनको समझने में और मददगार सिद्ध होगा, उनका बेटर प्रेडिक्शन हम लोग कर पाएंगे। वाकई वेदर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और इस तरीके के कोलैबोरेशंस आप कितने देखते हैं आने वाले फ्यूचर में? नहीं, मुझे लगता है आप जमाना ही बिल्कुल कहते हैं कोलैबोरेशन क्या है कि क्योंकि जितने भी इस तरह के रडार होते हैं या सैटेलाइट्स होते हैं ये सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो और प्रॉब्लम तो पूरी मैंने जैसे कहा है ग्लोबल है, तो उस ग्लोबल के लिए सारे देशों को एक साथ आना चाहिए, एक साथ एक अच्छा सेंटर बनाओ और पैसा भी कंट्रीब्यूट करो, बेस्ट साइंटिफिक माइंड को एक साथ लेके आइए और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करें और उसके बाद उसको सभी देशों में बांटें, जिससे कि हम सब लोग जो हैं पूरे पृथ्वी पे रहने वाले हर जीव की मतलब कि हम रक्षा कर सकें और जब भी कोई आपदा आने वाली है उससे पूर्व पहले हम चेतावनी देते हैं तो हम खतरे को आपदा में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो हमारा बेसिक प्रयास यही है कि कोई भी यदि जो हमारे नेचुरल हैजार्ड्स हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो आपके सुनामी हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, एवलांच हो, फॉरेस्ट फायर्स हो, तो जितने भी हैं सबका हमारा टारगेट ये है जीरो मोर्टेलिटी, मतलब कि कोई जान ना जाए। नेचुरली अब साइक्लोन में तो काफी हद तक हमने प्रोग्रेस कर ली है और ये सिंथेटिक अपर्चर वहां भी हमारी बहुत अच्छी मदद करेगा, मगर जैसा कि मैंने बताया सुनामी और अर्थक्वेक के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा ये अभी हमें आने वाले समय में देखना होगा। लैंडस्लाइड के लिए ये काफी मददगार सिद्ध हो सकता है, एवलांच वगैरह स्टडीज के लिए, स्नो कवर के लिए काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।